सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्दा शुएब और हमारे तमाम नाजरीन को मेरी और तलहा की तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और तलहा की जानिब से भी मैं कहूँगी कि तलहा जुम्मा मुबारक। यकीनन बहुत मुबारक दिन है, जुम्मे का दिन है और रमज़ान का जुम्मा है तो इसका और मज़ा दुबाला हो जाता है। और आज तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेंगे हम, कुछ जन्नत के मकीनों की बात है आज वर्दा। बिल्कुल, आज हम बात करेंगे जन्नत के मकीनों की, क्योंकि हम जन्नत के मकीन ही थे, हमें वहीं के लिए ही बने थे। लेकिन जब हमें ज़मीन पर भेज दिया गया तो हमने इसे ही अपनी जन्नत बना लिया, हम सब कुछ ही भूल गए। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, गाड़ियाँ, डेवलपमेंट, यहाँ तक कि इंसान ने हवाओं में उड़ना सीख लिया। लेकिन अपनी इस जन्नत को बसाने में हमने ज़मीन को ही उजाड़ दिया और आज ये ज़मीन अपने मकीनों से ही पनाह मांग रही है। तलहा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरह हज़रत इंसान ने ज़मीन को आबाद किया और आबाद करते वक्त हमने सोचा नहीं कि हम कौन कौन से काम करते जा रहे हैं, इस दुनिया का क्या होगा, इस ज़मीन का क्या होगा। हम इस ज़मीन को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंसान ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तनज़्ज़ुली का शिकार है, सब भूल गए हम। यकीनन ये सोचने वाली बात है, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी जारी है, इसमें तीनों अफवाज के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास है जिसमें वो लेटर डिस्कस हो रहा है इमरान खान का। जी हाँ, वो लेटर जिसको कभी जाली कहा जाता है, कभी असली कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, उस पर तफसीलन हम डिस्कशन करेंगे, आपको अपडेट भी करेंगे सारी सूरत हाल से। लेकिन पहले बड़ी खबर, नई हुकूमत में कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक, अमरीकी धमकी आमेज खत की हकीकत का खोज लगाने की कोशिश जारी। गर्मी के वार सिंध में आम की फसल मुश्किलात से दो चार, पानी की किल्लत के बाइस फलों के बादशाह को रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत है। जमीन से प्यार करें, आज के दिन इस मोहब्बत का खुलकर इजहार करें, क्योंकि ये जमीन ही हमारा वाहिद घर है। आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। और फैन को लेजेंडरी बॉक्सर से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई, माइक टायसन ने दौरान परवाज मद्दा को कूट दिया, वीडियो वायरल। राइट, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वेरी इंपॉर्टेंट इजलास। इस वक्त शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इसमें मौजूद हैं और डिस्कशन जारी है खत के ऊपर। वो खत जिसको इमरान खान हमेशा असली कहते रहे, शुरू में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और तमाम तरह अपोजिशन जो थी उस जमाने में वो उसको जाली कहती रही, लेकिन बाद में DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस खत को बताया गया कि खत बिल्कुल है, इसकी हकीकत है, इंटरवेंशन अमेरिका ने की है, नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ की है। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी की बात थी वो उन्होंने रद्द कर दी कि कॉन्स्पिरेसी नहीं की अमेरिका की जानिब से। लेकिन इस वक्त ये इजलास जारी है, हुकूमत में ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है इजलास। इमरान खान की जानिब से अमरीकी धमकी के बाद के हालात का जायजा लिया जा रहा है इस इजलास में और मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था जिस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शामिल थे। और अब मौजूदा हुकूमत के होते हुए कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। ये इजलास कितना अहम है और मौजूदा सियासी सूरत हाल नई हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर सकती है, सर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजैन बुगटी साहब। राइट, सॉरी हम अपने नुमाइंदे से रब्ता कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ये सूरत हाल बहुत ज़रूरी है इसको जानना कि कहाँ बैठेगा ऊँट इस वक्त, किस करवट बैठेगा ये ऊँट, क्योंकि पहले भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो चुका था, दोबारा इस वक्त इजलास हो रहा है। उस वक्त भी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे, आज भी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीक, अपडेट कीजिएगा ताज़ा सूरत हाल से। जी, ये इजलास जारी है वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और इसके अलावा दाखिला, खारजा, दिफा, इतलात और फाइनेंस के जो वज़रा उनके मुतल्लिका सेक्रेटरीज वो इसमें शरीक हैं। सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा, कौमी सलामती के इदारे के सरबराह और दीगर आला हुकाम जो है उनको बुलाया गया है। कौमी सलामती काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है उसका जो बुला है वो भी आज के इजलास में मौजूद है। एक तो कौमी सलामती से मुतल्लिक जो इजारे खास तौर पर ये जो मुतनाज़ खत है
साइफर जिसको कहा गया है उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। और इस बारे में जो कौमी सलामती कमेटी का सेक्रेटेरिएट है उसकी जानब से जो गुज़श्ता इजलास के मिनट से वो इजलास में पेश किए गए हैं। उस इजलास की सदारत इमरान खान ने की थी। उसके बाद जो एक एलामिया जारी किया गया था उस एलामिया के ऊपर भी गौर खौज किया जा रहा है। उस एलामिया में ये बात बताई गई वफार नाफिज की जानब से कि उस एलामिया में भी साजिश का कोई लफ्ज इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। आज के इजलास के बाद 4:30 बजे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो कि इस इजलास में मौजूद हैं वो इस हवाले से एक अहम ब्रीफिंग भी देंगे भी जारी है। जी राइट, और आपका अंदाजा क्या है सिद्दीक, कब तक ये इजलास जारी रहेगा? जी अभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इजलास चलेगा, उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह के हवाले से ब्रीफिंग है। लेकिन अभी को जो वज़ारत जो खारजा है उसके आला हुकाम की जानब से ब्रीफिंग दी जा रही है और वह भी इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज के इजलास में इस खत के हवाले से अहम ऐलान जो है वो मुतवक्के है। जी वज़ारत खारजा की ब्रीफिंग भी होगी, वज़ारत दाखिला की ब्रीफिंग भी होगी राना सनाउल्लाह की जानिब से, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी है। देखा यह जा रहा है कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो दूसरी बार हो रहा है इसी साल में बहुत क्लोज गैप के साथ, और दोनों इजलास में एक ही इशू डिस्कस किया गया था, वो था ख़त जिसकी बात साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी। वो ख़त जिसको साजिश PTI डिक्लेयर कर रही थी, लेकिन DG ISPR ने वाज़ेह किया था कि साजिश नहीं है। लेकिन उसी ख़त के ऊपर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी का बैठना, अब देखना यह है कि जो ब्रीफिंग दी जाएगी इस इजलास के बाद उसमें क्या कोई चेंजेस आती हैं, क्या हमारा स्टांस चेंज होता है एज अ नेशन, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी पे उसका इंपैक्ट होगा, क्या नेशनल सिक्योरिटी पे उसका इंपैक्ट होगा, कौन सा लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा करंट गवर्नमेंट की जानिब से, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर होने क्या वाला है हमारी हुकूमत में, आगे सियासी हालात किस करवट बैठते हैं, क्योंकि कल PTI का इतना बड़ा जलसा हुआ लाहौर में जहाँ पे हम कुछ लोग इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे थे कि इतनी आवाम बाहर निकल के आ जाएगी, खासतौर पे लाहौर में पंजाब की साइड पे, लेकिन आवाम का एक समंदर हमें कल भी देखने को मिला। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकते हैं। आगे होने क्या वाला है इस बारे में हम बात करेंगे। उनसा शाह से एक फेमस टैरो कार्ड रीडर है, उनसे बात करते हैं। जी उनसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक उनसा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनसा बताइए क्या नजर आ रहा है आपके कार्ड्स में? कल इतना बड़ा PTI का जलसा हुआ है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी कही गई हैं। इनफैक्ट इमरान खान ने तो इस्लामाबाद आने की भी कॉल दे दी है, वेट करने को कहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से इमरान खान साहब जलसे करेंगे और इस तरह से अपनी आवाम के साथ रोडों पर निकल आएंगे, तो आपको लगता है कि वो इतना प्रेशर बना सकेंगे कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जा सके? देखिए, मैंने जो आज की एनर्जी के लिए जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं इमरान खान साहब और PTI के लिए, द टेम्परेंस का कार्ड है फर्स्ट कार्ड जो है, सेकंड कार्ड जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। और आपको शायद थोड़ा सा याद हो कि जब भी मैं इमरान खान साहब के लिए कार्ड्स निकालती हूँ, प्रोटेक्शन करती हूँ, तो सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि किंग ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं यही कहने वाली थी अभी कि हम जब भी खान साहब के लिए कार्ड निकालते हैं तो 10 ऑफ कप्स का और आई थिंक आपका जो कौन सा वॉन्ड वाला कार्ड है वो लाजमी आता है। दूसरी दफा आया या तीसरी दफा, राइट? आज भी, और ये आज भी ऐसे ही है कि मुझे लगता है कि उनके ये जो रोज़ बरोज़ जो है जो सियासी जलसे हैं, सियासी खिताबात हैं, वो बढ़ते जाएंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। मुझे थोड़ा सा, मैं एडवाइस दूंगी खान साहब के लिए कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखें। जल्दबाजी में जो है थोड़ा सा इमरान खान साहब के लिए ये है कि ये थोड़ा जल्दबाजी में फैसले करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, तो उनको अपने और अपना थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पेशेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इम्पेशेंस से उनको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मैं यही कहूँगी कि जो भी ये कर रहे हैं अवाम, और मकबूलियत जो है वो अवाम में बढ़ती जा रही है PTI की। सही उनसा ये बताइएगा कि कल हम सब जानते हैं, कल एक सिमी गरेवाल का एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान के इंटरव्यू में 2006 में उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, फिर हटेंगे और फिर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। कल इस बात के बड़े चर्चे हो रहे थे। तो आपको क्या नज़र आता है खान साहब के कार्ड में, क्या इस तरह कोई सितारे उनके भारी चल रहे हैं?
देखिए, अभी जो आपने सवाल किया उसी के लिए मैंने कार्ड्स निकाले 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड जो है वो एनिमीज, दुश्मनों का कार्ड होता है, बुरी नज़र का कार्ड होता है, नेगेटिविटी का कार्ड होता है। तो चारों तरफ से इमरान खान साहब तो दुश्मनों से घिरे हुए हैं और साजिशें भी नज़र आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जाहिर है बचाने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। बेशक बेशक लगता है कि प्रोटेक्शन भी है, लेकिन केयरफुल होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने शुरू में ही कहा था कि उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। सही, पेशेंस बहुत जरूरी है। जी, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। और अच्छा, मुझे ये बताइए उनसा कि अभी मई में सूरज ग्रहण आने वाला है। हमेशा ये कहा भी जाता है एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ से कि सूरज ग्रहण मुल्क की हुकूमत के लिए थोड़ा सा भारी होता है। तो क्या ये बात हकीकत है कि अभी जैसे भी जो नई हुकूमत बनी है उसको बने हुए हम कहते हैं जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो नाराज़ हैं, वो लंदन चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है आगे सूरज ग्रहण से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी मईशत पे, हमारी हुकूमत पे, करंट हुकूमत जो है? देखिए, मैंने जो कार्ड निकाला है करंट हुकूमत, और लास्ट टाइम जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैंने यही कहा था कि ये हुकूमत जो है वो वीक है, कमज़ोर है। और आज की एनर्जी के तहत भी जो कार्ड आया है द चैरियट का, ये कार्ड कह रहा है कि ये हुकूमत, गवर्नमेंट को फुल ऑफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल, मेहनत करनी पड़ेगी और भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ये हुकूमत चलाना आसान नहीं है। जैसे ये शौक आने का तो शौक होता है हुकूमत में हर किसी को, लेकिन पाकिस्तान में सूरत इकोनॉमी की ऐसी है, करंट इकोनॉमी की ऐसी है कि सबको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो यही जो है इस गवर्नमेंट को भी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। इकोनॉमी जो है वो मुझे कोई इतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही। और अवाम बात तो ये है कि जब तक अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम कैसे कहेंगे कि इकोनॉमी बेहतर हुई है। चलें जी, थैंक यू सो मच उनसा, बहुत। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये तो हम सबको देखने में नज़र आ रहा है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। शुरू में जब हुकूमत नई बनी थी तो सबसे पहले ये कहा गया था, काफ़ी शोर हुआ था इस चीज़ का कि भाई देखिए जैसे ही नई हुकूमत बनी है, इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, डॉलर कम हो गया है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो गई है। लेकिन जैसे ही अभी हम देखें कुछ दिनों से जैसी हुकूमत आगे बढ़ी है और 3-4 दिन से हम यही देख रहे हैं कि डॉलर डेली पर लगा के ऊपर उड़ान भरे चला जा रहा है, उड़े चला जा रहा है और काबू आने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये सब क्या है? स्टॉक मार्केट का भी हाल कुछ अच्छा खासा नहीं है। सलाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बहुत नाजुक सूरत हाल से मुल्क की मईशत इस वक्त गुजर रही है। तमाम रोज़ेदारों से मेरी दुआ है कि वो मुल्क की खातिर ज़रूर दुआ करें, मुल्क की मईशत, सियासत, समाजी सूरत हाल के लिए ज़रूर दुआ करें। बोलबाज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि बात हो रही थी मुल्क की, समाज की। तो मैं आपको बताऊं कि रोज़े हैं और रोज़ों में यकीनन जो है सब्र बड़ा मुश्किल हो जाता है, लड़ाई बड़ी आसान होती है। शैतान की पूरी कोशिश होती है कि रोज़ा ख़राब हो जाए, किसी तरीके से इंसान लड़ जाए। अच्छा, लेजेंड बॉक्सर हैं माइक टायसन, वो भी इस्लाम में आ चुके हैं, इस्लाम में वो मुसलमान हो चुके हैं माशाल्लाह से। और अब एक उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है। हुआ ये कि वो सफ़र कर रहे थे जहाज़ में और एक शख्स ने उनको बड़ा तंग किया। पहले आया वो शख्स, उसने कहा कि सेल्फी खिंचवानी है, माइक टायसन ने सेल्फी खिंचवा दी। फिर वो शख्स बिल्कुल माइक टायसन के पीछे आके बैठ गया। अब पीछे आके बैठ गया, बार बार कान में उसे कुछ ना कुछ कहता रहे कि भाई अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ। ये ऐसी मासूमियत वाली बना के दिखा रहा है कि देखिए मुझे इतना सा मारा, जबकि आप सही कह रहे हैं कि माइक टायसन ने वाकई बहुत ही हल्का हाथ रखा है। अगर वरना वो अपना एक ही हल्का सा हाथ लगा देते तो उठने के लायक भी नहीं रहता। तला एग्जैक्टली। और यकीनन शोहरत की खातिर, फेम गेम, सस्ती शोहरत, वायरल होना है, सोशल मीडिया आ गया है। दोस्त को बराबर में बैठाया हुआ था कि भाई तुम मेरी वीडियो बनाना, मैं मार खाऊंगा, इसे तंग करूंगा और फिर वायरल हो जाऊंगा। क्या कुछ लोग नहीं करते मशहूर होने के लिए। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज हम जैसे हम कह रहे थे कि आज आलमी तौर पे आलमी दिन मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। ज़मीन की हिफाजत हमें खुद करनी है। हमने खुद इसको इतना टॉक्सिक बना दिया है, हमने इतना ज़्यादा उसका मकसद ही ख़त्म कर दिया है, ज़मीन पर रहने का जो हरियाली सब ख़त्म कर दिया है। आवाम को ज़मीन पर माहौलियाती आलूदगी और दीगर मसाइल से मुतालिक आगाही देना। अर्थ डे क्या पाकिस्तान में मनाया जा रहा है? वरना मुझे तो नहीं नजर लगता, ये आपको लगता है? दिखने में जैसे लगता नहीं है कि मनाया जाए, लेकिन कहीं बहुत से इलाके ऐसे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अर्थ डे वाकई सेलिब्रेट करती हैं। बहुत से ऑफिस भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अर्थ डे आपको मनाना है तो कम से कम बाहर कचरा फेंकना तो बंद करें, पान की पीके फेंकना बंद करें, छालियां थूकना बंद करें, लोगों को इंसान तो बना लें पहले, फिर अर्थ डे मनाइएगा। सैडली हमारे यहाँ कोई मैनर्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई तमीज ही नहीं है। कचरा थैली में बंद करे, कचरा कुंडी में फेंकना है, बस दीवार है ना,
यूं करे फेंक दो, गाड़ियां बैठे हैं शीशे से फेंक दो, परवाही नहीं है, लिटरिंग की तमीज है नहीं, अर्थ डे मनाने निकले नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें आगाही देना हमारा फर्ज है। तला क्या पता कोई एक शख्स भी इसमें से हमारी बात सुन, मेरा ओपिनियन वर्दा ये है, आगाही देनी है तो लोगों को बताएं कि अर्थ को और पाकिस्तान को कैसे बचाना है, ना कि ये बताएं कि दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जा रहा है, आज हम भी मना रहे हैं। हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर एजाज अहमद, माहिर माहौलियात हैं। हम बात करते हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? जी थैंक यू, एक अहम मौका है जिस पे आपने याद किया। बुनियादी तौर पर जब हम बात करते हैं पोल्यूशन के मुख्तलिफ जो इकसाम हैं, उसके हवाले से अगर हम देखें कि जब एक बड़े पैमाने पे ख़ास तौर पर जब इंडस्ट्रियल जैसे एफ्लुएंट है, अगर कोई वो थ्रो कर रहा है, पानी को वो ख़राब कर रहा है, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती जिम्मेदारी, क्योंकि हुकूमत जो है वो कंट्रोल करती है थ्रू लेजिस्लेशन, और वो जो लेजिस्लेशन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है वो करती है। तो उस हवाले से जब देखते हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, एयर पोल्यूशन है, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन है ज़्यादातर वो जो है वो बड़े बड़े इदारों का है, तो उसमें जो कंट्रोल है वो भी हुकूमती सतह पर जो है वो ज़रूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं जो एयर पोल्यूशन की, जो कि व्हीकुलर एमिशन के थ्रू जो कॉज होती है, जो तकरीबन 40 to 50% जो है कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें फिर हमारे इनफरादी तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, इंडिविजुअल्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो ख़ास तौर पर जो अपनी गाड़ियां हैं उसको, उसकी ट्यूनिंग, जो ऑयल है उसका सही इस्तेमाल, इस तरह की जो इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें हैं वो करनी चाहिए उसमें। डॉक्टर साहब, सिंगापुर में गाड़ियों से आलूदगी जो धुआं निकलता है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है कि जब गाड़ी 1 साल पुरानी होती है तो 10% टैक्स, 2 साल पुरानी होती है 20%, 3 साल 30%, 4 साल 40%, 5 साल 50%। हमारे यहाँ तो 1900 की गाड़ियां, यानी 1950 और 1960 की गाड़ियां भी चल रही हैं। वो छोड़िए सर, हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सनती फुजला जो फैलाया जा रहा है, हम रोज समंदर में हजारों टन कचरा फेंक कर समंदर को तबाह कर रहे हैं, हम हवा को जिस तरह तबाह कर रहे हैं, हम जिस तरह अपने शहरों को तबाह कर रहे हैं। कचरा फेंकने की हमारी कौम को तमीज नहीं है सर, हम टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी का शीशा खोलते हैं, यूं बाहर फेंक देते हैं। ये सोचते नहीं है कि क्या हम ये एक अच्छे शहरी का सबूत दे रहे हैं या अपने मुल्क से दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। ये एथिक्स, ये सेंस कि हम अपने मुल्क से किस तरह मोहब्बत करें, किस तरह साफ रखें, कैसे पैदा की जाए डॉक्टर साहब? ये तो आई थिंक बेसिक लेवल जो है, जो प्राइमरी एजुकेशन हमारी जो है उसमें इनकलकेट होने की ज़रूरत है। हमारे जो एजुकेशन है उसका जो करिकुला है, उसका जो फोकस है वो इस तरह की जो तालीम है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। हम ABC पढ़ा लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाते कि हमने अपने बड़ों के साथ किस तरह सलूक करना है, छोटों के साथ किस तरह सलूक करना है। जो एथिक्स हैं उसके बारे में हमारी जो है किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। उस्ताद जो टीचर्स हैं वो कहते हैं घर से ये शायद ट्रेनिंग मिले, घर वाले कहते हैं हमने तो स्कूलों में बच्चे को भेज दिया है तो अब स्कूल की जिम्मेदारी है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप जो है जब तक फुल नहीं होगा हमारी उस एजुकेशन, हमारे यहाँ हम तालीम नहीं दे रहे, हम डिग्रियां दे रहे हैं असल में ना। जो तालीम है उसका जो आउटकम है वो एक अच्छा शहरी होता है, जबकि डिग्री का जो है वो एक डिग्री याफ्ता शख्स तो हो सकता है, लेकिन ये है कि एक शहरी अच्छा शहरी नहीं हो सकता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये बात आपने ठीक है, ये स्कूल और कॉलेजेस के अलावा भी हमें अपने इंडिविजुअली एज ए ह्यूमन बीइंग, एक शहरी के रहते या फिर इस दुनिया में आप रहते हैं, अपने घर समझें उसको, उसकी इंडिविजुअल एक बंदे की, एक शख्स की जिम्मेदारी होती है। जो शख्स अपने घर को साफ रखता है, जो शख्स एक साफ माहौल में तरबियत पाता है और साफ माहौल में रहने की उसको आदत हो जाती है, उसको मालूम होता है कि मुझे अपने मुल्क को भी साफ रखना है। लेकिन जो गंदे घरों में रहते हैं, गंदे माहौल में रहते हैं, वो मुल्क को भी गंदा करते हैं। हमारे ही लोग जब बाहर ममालिक में जाते हैं तो वहां पे सफाई क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां पे घर साफ होता है ना, यहाँ वाला घर गंदा होता है, वहां पे जाके सफाई अच्छी कर लेते हैं कि हाँ भाई लंदन में आ गए, पाकिस्तान में नहीं रहे। होती है वहां पे, आपको डिस्कशन जारी रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। और अब जो खबर तलहा देने वाले हैं वो तो मेरा दिल बैठ गया है। मैं इतनी अभी से ना मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ। आम आने का जो सुन रहे हैं हम कि शायद फसलें शिकार हैं, नहीं आ सकेंगे आम बागात। तो हम सोच रहे हैं, मुझे तो ऐसी एंजाइटी शुरू हो गई है। मैंने कहा यार आम नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे। तलहा फलों का बादशाह है। रमजान के मुबारक महीने में हर कोई फ्रूट चाट खाता है और फ्रूट चाट में अगर आम डला हुआ हो मजा आ जाता है। लेकिन सैडली खबर यह आ रही है कि मौसम में जो गर्मी की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है उसकी वजह से आम के बाग शदीद मुतासिर हो रहे हैं, उनकी पैदावार मुतासिर हो रही है। ज़्यादा पानी मांगता है पौधा और पानी की सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हमारे काश्तकार, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट। इस इशू को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एग्रीकल्चरिस्ट आबादगार बकालो के आप सदर हैं आबादगार बोर्ड के नदीम शाह साहब। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सवाल मेरा शाह साहब आपसे यह है कि किस तरीके से हम अपने आमों को बचाएं, किस तरीके से हम अपने किसानों को बचाएं, किस तरीके से पानी की किल्लत को पूरा करें, किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर इस वक्त अरबाब इक्तदार की प्रायोरिटीज में नहीं है। शाह साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला आपने जो है बिल्कुल ही कोर जगह से जो है एग्रीकल्चर को पकड़ा है। बेसिकली किसी भी हुकूमत की ये तरजीह नहीं रही है एग्रीकल्चर की तरफ। तो जब हमेशा कहते हैं बैकबोन और हमेशा हथौड़ा बैकबोन में ही मारा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। हमेशा आप देखेंगे अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को, दूसरों को इंपोर्ट करने पे दी जाती है। अगर उसका सिर्फ 10% हमारे काश्तकार को दिया जाए तो ना सिर्फ हम गंदम, चीनी, बल्कि दालों में भी आपको पता है कि पेट्रोल के बाद दूसरा इंपोर्ट बिल जो है वो दालों का है और एडिबल ऑयल का है। तो हम सब उसमें खुद कफील हो सकते हैं। आपने जो आमों की बात की तो बात यह है कि पानी तो एक सिस्टम में कम है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर कोताहियां हैं ना वो भी तकरीबन अजाब के बराबर हैं। आप ये जितने भी शॉर्टेज का प्रॉब्लम है 50% ये मिटिगेट हो सकता है अगर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही हो जाए और पानी बेचना और चोरी करना खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल में सबको अच्छे तरीके से मिल सकेगा। आम का जहां तक ताल्लुक है तो तला मैं आपको बताता चलूं कि 1.7 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, जिसमें 3.5 मिलियन टन जो है वो सिंध प्रोड्यूस करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं नहीं कहता, वर्ल्ड बैंक कहती है कि पाकिस्तान जो है हर साल $1 अरब की जो है मौका एक्सपोर्ट का वो घुमा रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तो $1 अरब बहुत बड़ी चीज है। ये तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। अगर आप दूसरे एग्रीकल्चर के सेक्टर लें तो उसमें तो और भी ज्यादा आदमी पैसा बना सकता है, वैल्यू एडिशन में जा सकता है। हमारे पास आम इस वक्त भी जो भी मौजूदा पोजीशन है वो भी सरप्लस में है डोमेस्टिक यूज के हवाले से, लेकिन जो उसको ना संभालने की वजह से, वैल्यू एडिशन ना करने की वजह से हम जो है अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। सही। तो अभी आपको ननी साहब पूछ रही थी कि अभी आपको क्या लगता है कि हम आम के बागात को बचा सकते हैं? हम ऐसी क्या तजवीज़ कर सकते हैं जिससे हम बचा सकते हैं आम को? कि दुनिया भर में पाकिस्तानी आम का इंतज़ार किया जाता है और जिस तरह से आपने खुद बताया कि इतनी बड़ी इसकी तादाद की एक्सपोर्ट की जाती है, तो हम कैसे बचा सकते हैं इसको? देखिए जी, नीयत जब तक नहीं होगी तो नहीं होगा। कोई भी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। अब जैसे आम आप अगर दुबई में अभी जाएंगे तो वहां पे इंडिया का आम 16 दरहम का किलो बिक रहा है, तो हमारा जो है वो 5 दरहम का जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? उसकी वजह है कि प्रेजेंटेशन नहीं है और प्री मैच्योर आम हमारे व्यापारी वहां पे बेच देते हैं, हम मार्केट लूज करते हैं। लेकिन पिछले साल हमारे आबादगारों ने अमेरिका में भी आम भेजा है, जर्मनी में भी भेजा है, यूके में भी भेजा है, लेकिन उनको स्पेस नहीं देते हैं व्यापारी वहां आम भेजने के लिए। उसमें कोई ना कोई डंडी लगाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कोल्ड जो रेफरी ट्रकें होती हैं वो रखें। हैदराबाद नवाबशाह एयरपोर्ट जो है उसको जो है कार्गो सर्विस के लिए शुरू करें, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम अपने यहाँ पे पाकिस्तान के भी लोकल यूज के लिए भी हम कर सकते हैं। तो मतलब नीयत अगर हो तो बिल्कुल हो सकता है। एग्रीकल्चर वालों को सही तरीके से मिलनी चाहिए। शाह साहब, नीयत की आपने बात की और बड़ी खूब बात की माशाल्लाह से, हमेशा की तरह। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ऐवान में बैठे हुए हैं इलेक्टेड मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस, जिन्हें हम अवामी नुमाइंदे कहते हैं,
तो देखा जाए तो ऐवान के अंदर जितने लोग हैं सर, उनका 80% आबादकारी से ही काम है, ज़राअत से ही काम है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन सैडली वो एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में अरबाब इक्तदार ताकत में तो एग्रीकल्चर के वोट बैंक से आते हैं, एग्रीकल्चर की पावर से, उसके पैसे से आते हैं, लेकिन पावर में आने के बाद एग्रीकल्चर को भूल जाते हैं और सियासत को आगे रख लेते हैं? क्यों शाह साहब? भाई बात यह है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर नहीं है। आप भी माशाल्लाह जमाने के आदमी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं और वो कहां से कमा रहे हैं, तो इसलिए उनको ये दर्द ही नहीं है। ये वो आदमी है जिन्होंने गर्मी सर्दी कमरों में से अंदर से देखी है, कभी इन्होंने बाहर निकल के वो गर्मी सर्दी देखी ही नहीं है। और जो हमारी पॉलिसियां बना रही हैं वो ऐसे आदमी बना रहे हैं जिन्होंने कभी ज़राअत का मुंह भी नहीं देखा। तो हमारे अरबाब इख्तियार क्यों बोलेंगे? उनको दूसरी जगह से पैसा मिल रहा है, बस अगर आदमी ये आवाम गरीब रहेगी तो इनके कहने पे इनको वोट देती रहेगी ना। अगर आवाम खुशहाल हो गई तो उससे शऊर। शाह साहब, इंडिया में भी तो किसान निकले, रोडों पर बैठे, शोर मचाया अपने हक के लिए, पाकिस्तान में क्यों नहीं निकलते शाह साहब? आपसे किसने कहा नहीं निकलते भाई? मेरे ऊपर ही 4 केस हुए थे जब गन्ने के लिए निकले थे। उसके बाद मुझे अरबाब इख्तियार ने कहा कि तुम्हारे ऊपर 3 दहशतगर्दी के केस दाखिल करेंगे और 3 साल तुम्हारी जमानत नहीं होगी, इसलिए चुप करके घर बैठ जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है अभी जेलों में धक्के खाने की। किसान निकलते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। अभी भी जो है हमारे शुगर मिलों के ऊपर जो पैसे रहते हैं, 42 अरब रुपए हमारा ड्यूज रहता है शुगर मिलों पे, लेकिन वो जो है 32 शुगर मिलों वाले 5-5 करोड़ का वकील कर लेते हैं। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। वो 800-800 पेजेस की एक पटिशन डालते हैं, जब तक जज साहब सुनते हैं वो बेंच टूट जाती है, फिर दूसरा बेंच आता है, वो फिर 800 सफ़े पढ़ता है, फिर वो बेंच खत्म हो जाता है। तो बात यह है कि हमारे नुमाइंदों को जब तक अवाम सीधा ना करें, उनको अब जब वोट ले आए तो वो उनसे पूछें कि आपने हमारे हकूक के लिए क्या किया। जब तक अवाम भी ये होश नहीं पकड़ेगी तो ये साहिब हैसियत आदमी जो है ये सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करते रहेंगे, हमें कहीं भी आगे आने की जगह नहीं देंगे। तो नई हुकूमत से कोई उम्मीद है आपको? जी भाई, जो नई हुकूमत आई है अभी से कुछ उम्मीद है आपको? मुझे कभी उम्मीद है। देखे ना, मियाँ साहब जो है वो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कभी भी झगड़ा नहीं चाहता, वो कारोबार चाहता है। और मैं कॉटन कमेटी में पंजाब वालों के साथ भी काम करता रहा हूँ पिछले 24 साल से, तो इन लोगों के वे ऑफ वर्किंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग चाहते हैं कि काम होना चाहिए। शाह साहब, सिंध और पंजाब में क्या फर्क है ये बता दें आखिर में आप मुझे। जी, सिंध और पंजाब में आपने क्या फर्क देखा? देखें जी, जहां तक करप्शन है तो करप्शन का पैमाना वहां पर कम है, यहाँ पे ज्यादा है। वहां पे काम होता है और जो नई हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के काम बंद नहीं करती, उनको मंसूबों को जारी सारी रखती है और डिलीवर करते हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब वाले फिर जो वोटर हैं वो भी अपने MP MNA को पकड़ते हैं कि तुमने क्या किया, साडा हक इत्थे रख। यहाँ पे तो बस वो 5 साल गालियां देते फिर बालते हैं बाबा साईं बिस्मिल्लाह, बाबा साईं बिस्मिल्लाह, वोट हमारा, हमारे बाप का भी आपका है। तो जब तक ये आपका और बाप का उनका रहेगा तो ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, सुधरने का कोई भी इम्कान नहीं है जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे। सिंध आबाद बगार बोर्ड के सदर नदीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका बड़ा फेमस पेज भी है सोशल मीडिया पे, सिंध आबाद गार भी आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट एग्रीकल्चर अपडेट्स और न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि अगर हमने अपने एग्रीकल्चर को पैरों पे खड़ा नहीं किया, अपने किसान की मुश्किलात दूर नहीं की, तो हमारा मुल्क मुआशी तौर पर हमेशा चैलेंजेस का शिकार रहेगा। लेकिन एक और पॉइंट जो बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट रहा है कि ऑयल बिल के बाद, ऑयल के इंपोर्ट बिल के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल दालों का है। अंदाजा कीजिए कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और हम दाल, जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक दाल होती है गरीब आदमी का खाना, वो हम पैदा नहीं कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। खैर, उम्मीद करते हैं कि अरबाब इक़्तिदार कुछ होश के नाखून आगे बढ़ते हैं। शामिल करेंगे अपना सेगमेंट बोल बज़, जिसमें वीडियो है एक हाथी की महारत देखकर लाखों लोग हैरान हो गए हैं। वीडियो वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हाथी दिखा रहा है करतब किस तरीके से। एक लॉग है इसके पास जिसको वो बैलेंस करना चाह रहा है। यकीनन हाथी के हमने बहुत सारे करतब पहले भी देखे हैं, हाथी पेंटिंग्स भी बनाते हुए देखे हैं, हाथी को हम करतब दिखाते हुए भी देखा है हमने, लेकिन इस वीडियो में हम हाथी की महारत देखकर लाखों लोग हैरान हो रहे हैं।
राइट, हम बात कर रहे थे बोल बस से पहले इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर की। मजीद बिजनेस न्यूज़ के लिए चलते हैं अपने सेगमेंट उतार चढ़ाव की जाने मुदस्सिर इकबाल की तरफ। ओवर टू यू मुदस्सिर। बहुत शुक्रिया तला। आजकल दुनिया की अगर हम बात करें तो बदल रही है, जिसके साथ कारोबार के तरीके भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं। दुनिया भर में ई कॉमर्स इस वक्त कारोबार का तेज़ तरीन जरिया बना हुआ है। वर्चुअल वर्ल्ड में बसी वर्चुअल दुकानें जहां से आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, ताजर अपनी अशिया बेचकर घर बैठे हुए पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स कल्चर तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है, लेकिन सरमायाकार किस तरह इस मुनाफा बख्श बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हमारे साथ मौजूद होंगे उस्मान अख्तर साहब, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त ई कॉमर्स और ख़ास तौर पर अमेज़ॉन वो कहाँ है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके ज़हन में, हमारे ज़हन में आ रहे हैं। उस्मान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ई कॉमर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर बात हो तो कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त ई कॉमर्स में? जी, ई कॉमर्स में इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि कोविड के बाद उनकी दुनिया की डायनामिक्स चेंज हो गई हैं और पाकिस्तान में भी क्योंकि लोग जो हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा इसको देख रहे हैं और ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो जॉब की मार्केट है वो उस तरीके से वेलकमिंग नहीं है। और जो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स या घर में जो ख़वातीन हैं और जब वो कमाना चाहती हैं तो वर्चुअल बिजनेस, जो कि ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स बिजनेस बड़ी आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जो है अर्निंग पाकिस्तान में। अच्छा, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ से स्टार्ट आप करेंगे, घर बैठे स्टार्ट हो सकते हैं? कैसे स्टार्ट हो सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? चलें आप ये बताएं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो जिस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। जी, अब उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो हैं वो हम लोग यहाँ पर बैठ कर इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है वो अमेज़ॉन है। जब अमेज़ॉन की हम बात करते हैं तो अमेज़ॉन क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, वहाँ पर दुनिया भर के जो सेलर्स हैं वो आते हैं और अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। तो पाकिस्तानी क्योंकि उन 188 कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकता है। अच्छा। तो हम पाकिस्तान में रहते हुए अमेज़ॉन पर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और वहाँ पर सेल्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो जो मॉडल है जो मैं प्रमोट कर रहा हूँ या जो मेरी कंपनी प्रमोट करी है ब्रैकले लर्निंग, उसमें ये है कि पाकिस्तानी यहाँ से अमेज़ॉन का अकाउंट बनाते हैं और बनाने के बाद वो प्रोडक्ट्स को एवेल्युएट करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये ड्रॉप शिप फ्रेंडली हैं। आफ्टर दैट होता यह है कि वो प्रोडक्ट्स उसी कंट्री से सोर्स की जाती हैं और उसी कंट्री में जो है उसको सेल कर दिया जाता है। लाइक उनको इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ती, वो ड्रॉप शिप कर देते हैं, वो वहीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं और वहीं पर बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि बड़े कम सरमाए से वो इस बिजनेस को किक स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक दिस कैन बी देयर फर्स्ट स्टेप इन द ई कॉमर्स वर्ल्ड। तो लेकिन हर बंदा अब अपनी बना तो नहीं सकता प्रोडक्ट हंटिंग का एक बड़ा अहम मामला है, वो फिर कैसे हो, किस तरह से उसको शुरू किया जाए? प्रोडक्ट हंटिंग ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो न्यू भी है वो इसमें यूज टू नहीं होता कि हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग क्या करनी है। बहुत से लोगों को शायद इसमें भी दुश्वारी होगी प्रोडक्ट हंटिंग है क्या। लेकिन मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए करते किए हैं कि हम लोग डिफरेंट टूल्स की मदद से हम प्रोडक्ट्स को वैल्यूएट करते हैं कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, इसको हमने लिस्ट करना है, इसके हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। और उसके हवाले से आजकल तो फ्री कोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और हमारी कंपनी की तरफ से भी एक फ्री कोर्स बना दिया गया है। आप सिर्फ फेसबुक के ऊपर मेरा नाम सर्च कर लें या ब्रैकले लर्निंग सर्च कर लें तो आपको हमारा पेज या फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर भी फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप घर बैठे हुए उन वीडियोस को देखकर भी खुद को सीख सकते हैं और वो जो स्किल जो है बड़ी आसानी से हासिल मतलब इतना को मुश्किल ये कोई वो नहीं है कि लंबी छोटी डिग्रीज चाहिए हों तो कोई बंदा भी सीख सकता है इसमें? मतलब क्या जरूरी क्या सीखने के लिए? अगर सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी माइंडसेट की बात है कि हर पर्सन को एक माइंडसेट रखना पड़ता है कि हम लोग बिजनेस एक माइंडसेट होता है कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करें और ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो एक तो माइंडसेट की बात है। दूसरा, अगर इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए और वो डिग्री के बाद ये बिजनेस शुरू होता है। अच्छा, अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ 2-4-5 साल में बहुत तेज़ी के साथ ई कॉमर्स की तरफ आए हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम हो रहा है। तो क्या ये इतनी बड़ी मार्केट है कि पाकिस्तान में इस वक्त नौजवानों ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं, वहाँ जा रहे हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं? ये ना हो कि वो जैसे हम माजी में सुनते थे कि एक डिग्री स्टार्ट हुई सब उधर चले गए, बाद में वहाँ बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं।
तो ऐसा कुछ तो नहीं है? कितनी बड़ी मार्केट है ये ई-कॉमर्स की? इस हवाले से अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक आपके साथ शेयर करूं तो अमेज़न इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस होती क्या है, आम ऑडियंस के लिए मैं बताता चलूं, मार्केट प्लेस वो होती है जिसके ऊपर आप एज अ सेलर रजिस्टर करते हैं, सेलर आता है और बायर आता है और ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक। अब इसके ऊपर अगर चलें तो हमारा टोटल पाकिस्तान का जो बजट है वो $45 बिलियन है। लेकिन अगर इसके साथ हम अमेज़न को देखें तो अमेज़न की जो टोटल जो उसकी सेल्स हैं वो 367 बिलियन थी 2020 के एंड तक, और अभी जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये तकरीबन 500 प्लस जो है वो क्रॉस कर जाएगी। ये सिर्फ अमेज़न का आप बता रहे हैं? जी, सिर्फ अमेज़न का। ई-कॉमर्स तो फिर इसका मतलब ट्रिलियंस की बात होगी। ट्रिलियंस की मार्केट है, तो हम लोग इसके ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग बिलियन ट्रिलियंस में ना जाएं, तो हम लोग, हमारा टारगेट क्या है इस वक्त? पाकिस्तान का मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हम लोग जो पाकिस्तान की जॉब मार्केट से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें पाकिस्तान में रहते हुए और अपने घर में रहते हुए। तो वो बड़ी आसानी से जब हम थोड़े से डॉलर्स कमाते हैं तो पाकिस्तान में जब आते हैं तो वो एक अच्छी अमाउंट बन जाता है और हमारा एक अच्छा जो है वो अमाउंट बन जाती है जिससे हम पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरीके से गुजारा। लेकिन पाकिस्तान में अमाउंट आने वाला भी बड़ा सवाल अहम है कि यहाँ तो ट्रांसफ़र जो फ्रेंचाइज हैं वो काम ही नहीं कर पा रही हैं, पैसा कहीं बाहर लाना पड़ता है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र, तो ये एक खासा मुश्किल काम है। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस वक्त लोगों नहीं, ऐसा सच इस वक्त नहीं है, क्योंकि जो लास्ट हुकूमत जो भी गई है उन्होंने भी एक बहुत अच्छे इसके ऊपर इकदाम किए थे और पाकिस्तान से जो पेमेंट आना बड़ा आसान हो चुका है अब। तो काफ़ी सारे वर्चुअल बैंक्स को भी इन्होंने हमारे बैंक्स के साथ अलाइन कर दी है और पाकिस्तान से IBN के थ्रू पेमेंट आना, मतलब हमारे बैंकिंग चैनल में पेमेंट आना जो है वो भी आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है। और ये ऐसा नहीं है, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि ये वो चीज़ है जो कि अभी हो नहीं रही और बड़ी न्यू स्टार्ट होगी ऑलरेडी, क्योंकि मैं इस फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा जो लोगों से ताल्लुक़ है, हम लोगों से डिस्कस करते हैं तो इसी फील्ड में ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग ये बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, इवन के वो मतलब छोटे छोटे गाँव में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, लेकिन वो लाखों रुपया जो है वो नियर टू करोड़ रुपया वो पाकिस्तान में रहते हुए और वो कमा रहे हैं। उनकी ख़ास ऐसी कोई डिग्रीज़ भी नहीं है कि जिसकी वजह जो आप समझें कि ये डिग्री होगी तो उसके बाद करेंगे, वो सिर्फ उनकी एक डेडिकेशन है, वो डेडिकेट होकर काम कर रहे हैं और इस बिज़नेस को रियल बिज़नेस समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में ये कितना बिजनेस हो रहा है, क्योंकि साल 1.5 साल पहले तो बहुत कम हम ये देख रहे थे, फिर इस पिछले साल में मैंने खुद बड़ा कीनली ये ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा नौजवान जो हैं वो इस चीज़ में फील्ड में आए हैं। जी, इस वक्त अगर मैं बताता चलूँ तो बहुत लोग जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग हमारा फ्री कोर्स देखकर इनेबल हो चुके हैं और वो पाकिस्तान में रहते हुए कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। तो पाकिस्तान अमेज़न की अगर मैं एक बात बताता चलूँ तो अमेज़न इस वक्त दुनिया की वो मार्केट प्लेस है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है। लाइक हमारी आबादी तकरीबन 8 बिलियन के करीब है, अमेज़न के ऊपर जो विजिट्स आते हैं वो तकरीबन 3.67 बिलियन विजिट्स हैं पर मंथ। तो कहा यह जा सकता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं जब, तो हम पाकिस्तानी नौजवान ऑलरेडी कमा रहे हैं, ख़वातीन कमा रही हैं। और इसमें आप सिर्फ एक फ्री कोर्स हमारा बेल सीरीज़ है, ब्रैकले ई लर्निंग सीरीज़, अगर वो देख ली जाए तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं ऑलरेडी इनेबल हो चुके हैं और इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। सही, तो ये तो बड़ा अच्छा है कि जब आपने जॉब ढूंढनी है उससे बेहतर है कि आप खुद बिजनेस अपना क्रिएट करें और अपने साथ जो है लोगों को वो इसमें शामिल करें। यही पूरी दुनिया में इस तरह की तब्दीली आ रही, वरना वेटिंग फॉर गॉड की पोजीशन में हम जॉब का इंतजार करते रहेंगे तो शायद वो हमारी किस्मत में पाकिस्तान नहीं नज़र आ रहा अगले आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया, उस्मान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। और अब देखना है कि दुनिया जिस तरह से बदल रही है हमें भी अपने आप को बदलना है और पाकिस्तान में ये ज़र मुबादला लेकर आना है जो ई-कॉमर्स से जुड़ी मार्केट का है। तला जदूई के बाद वापस चलते हैं। जी तला। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनन नबी करीम आक़ाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजाए तख्लीक़ कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अपने कारोबार का ही दर्स दिया है, सबक सिखाया है। तो ज़रूरी है कि आप जिस भी तरीके से करें अपना कारोबार ज़रूर करें। बड़ी से बड़ी नौकरी से अच्छा है छोटा पान का खोखा हो पर अपना हो, अपना होना बहुत ज़रूरी है। खैर, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वीडियो निकाली है एक तरबूज के हवाले से। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पाकिस्तान के आम खतरे में। अब खबर आ रही है जापान के तरबूज की। जापान के तरबूज दुनिया का महंगा तरीन डेनसुक वाटरमेलन्स कहलाते हैं। ये वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वाटरमेलन्स हैं और पूरी दुनिया में इसकी बड़ी डिमांड है। बताया जाता है कि साल में लगभग कोई 100 के करीब ये पैदा होते हैं। दुनिया भर में उगाए जाने वाले तरबूज की 1200 से ज़ायद इकसाम है, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है सबसे महंगी वैरायटी समझी जाती है। पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन ये 10 लाख रुपए के करीब एक तरबूज है। जी हाँ, अगर आपको सुनने में कोई गलती हुई है तो मैं दोबारा आपके लिए कह देता हूं, 10 लाख रुपए का एक तरबूज। अल्लाह अकबर, क्या ज़माना आ गया है। खैर,
वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव वाटरमेलन्स हैं ये, इनकी टेस्ट बहुत अच्छी समझी जाती है, इनका जायका बड़ा मशहूर है, सिर्फ जापान में ही पैदा होते हैं। स्पेशल टेक्निक है इनकी ग्रोइंग की, एग्रीकल्चर की। अब अगर हम एग्रीकल्चर पाकिस्तान पे जोर दें तो हम इस तरबूज को ही पाकिस्तान में ला सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हमारी ज़मीन भी अच्छी है, हमारे एग्रीकल्चर भी अच्छे हैं, हमारे किसान भी अच्छे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और टेक्निक ना होने की वजह से ये तरबूज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ जापान में है। और यकीनन आप देख सकते हैं कि बड़े प्यार से इसको बोया जाता है, बिजाई से कटाई तक बड़ा इसका ख्याल रखा जाता है, और ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन और सबसे नायाब तरीन तरबूज समझा जाता है। और ये बोल बज़ में हम आपके लिए इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन यानी 10 लाख रुपए पाकिस्तानी का तरबूज आपको दिखा रहे हैं। यकीनन सोचने की बात है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं, गुर्बत की लकीर के नीचे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए 10 लाख का तरबूज लेकर आए हैं। खैर, इस पर बातचीत जारी रहेगी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रमज़ान बोल, दुनिया बोल है, रमज़ान स्पेशल जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल। अब आपको लिए चलेंगे वर्दा और सुमैया की जानिब, जहां वो एक दूसरे के कपड़ों की तारीफें करेंगी और खाना पकाएंगी डालडा के दस्तरखान में। This segment is brought to you by डालडा लाया इस रमजान, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत। डालडा। थैंक यू सो मच तलहा, और आप सबको वेलकम टू डालडा का दस्तरखान। और तलहा को मैं ये बताती चलूँ कि तलहा क्यों आपको इतना बुरा लगता है कि जब मैं और सुमैया एक दूसरे के कपड़ों की तारीफें करते हैं, हम एक दूसरे की तारीफें करते हैं। भाई मर्द हजरात का ये प्रॉब्लम होता है, ये पूछना पड़ेगा बस तलहा से। तलहा वैसे हम आपकी बहुत तारीफें करते हैं। मैं तो तलहा की तारीफ तो मैं कितनी बार करती हूँ। माशाल्लाह जब तारीख इस्लाम का वो सेगमेंट करते हैं, बहुत अच्छा, इतना अच्छा करते हैं कि दिल चाहता है कि बस सुनते ही रहें, क्योंकि वक्त की कमी होती है तो हमें उस टाइम में उसको मैनेज करना पड़ता है। और तलहा बहुत अच्छे एंकर हैं। और तलहा अगर खवातीन की खूबसूरती की बात होती है, जहानत की बात होती है, तो आपके अंदाजे बयां की भी हम बहुत तारीफ करते हैं। बिल्कुल तलहा, चले जी। अब आई थिंक आपके लिए काफी है, आइंदा आप कुछ नहीं कहेंगे, इतना काफी है, इतना काफी है। ये बताएं कि आज हम बना क्या रहे हैं? जी देख के तो लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा 200%। नहीं आ रहा समझ में। सुमैया ने चॉकलेट्स देख के भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कुछ मीठा बना रहे हैं, तो सुमैया को मीठा तो बना रहे हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? हाँ ये है, हम बना रहे हैं हेज़लनट चॉकलेट डिजर्ट। ओके, इंस्टेंट चॉकलेट डिजर्ट है। अमूमन देखिए, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि गर्मियाँ इतनी हैं, रमज़ान है और ईद पे स्पेशली हम कोशिश करते हैं कि तैयार श्यार होकर किचन में जाना जो है ना सबसे बुरा लगता है। और हम रोज आते हैं तैयार होकर किचन में, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी मौजूद हैं, उनको भी तारीफ करवा देते हैं। साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं आप, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं साउथ सिटी से। अच्छा जी, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। हमें पता है रमज़ान में बहुत सख्त रूटीन होता है, आप लोगों का बहुत टफ होता है, तो आपसे भी हम बात करेंगे स्किन के हवाले से, क्योंकि वैसे बहुत ज़रूरी है, करीब है और सबसे ज़्यादा मसले ईद पे हमारे स्किन से रिलेटेड ही होते हैं, और फिर ईद के फौरन बाद शादियों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। सही बात है। तो फिर फेशियल्स और कॉस्मेटोलॉजी के आपके सारी खवातीन के कंसर्न्स हैं, सबके कंसर्न्स होते हैं। अच्छा जी, मैं डिजर्ट का बताती चलूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ हेज़लनट चॉकलेट डिजर्ट। इसके लिए अगर हेज़लनट्स आपको मिल जाते हैं आसानी से मार्केट में तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज अगर किसी की पहुँच में हेज़लनट्स नहीं है तो आप रोस्टेड पीनट्स और रोस्टेड आलमंड्स यूज़ कर सकते हैं। रोस्टेड आलमंड्स और रोस्टेड पीनट्स यानी कि रोस्टेड बादाम और आप मूंगफली। ठीक है, ये चॉकलेट इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ये मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हुई है, मैं ये यूज़ करूंगी। यहाँ पे इसको साइड पे रख देते हैं। मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड है, इजीली मार्केट में अवेलेबल है, और जिस घर में बच्चे हैं उस घर में तो ये लाजमी होता है। सही है जी, ये है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट है, ये मैंने मेल्ट करके रख ली है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्रीम है 2 पैकेट। ओके, ठीक है, तो मैंने एक पैक को एक तरफ निकाल लिया, दूसरा पैक दूसरे में निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे अब ये बहुत इंस्टेंट और क्विक बनने वाला है, बस आपने इसको टाइम देना है कि फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है। सही, आपके पास जो भी आपके सर्विंग कप्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये वाले कप्स यूज़ कर रही हूँ, आप थोड़े शॉर्ट कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे देखें आप, ये शुगर बिस्किट्स थे,
ठीक है। ये चॉकलेट शुगर बिस्किट्स है, उसको मैंने बिल्कुल क्रश कर लिया पाउडर फॉर्म में। ठीक है, इसमें मैंने कोई बटर या कोई ऑयल कुछ मिक्स नहीं किया है। अमूमन बटर मिक्स किया जाता है ताकि वो एक लेयर बन जाए, लेकिन इसमें मैं मिक्स नहीं करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट कि वो प्रॉपर एक बेस लाइन बने, मुझे बस हल्का सा इसका एक क्रंची फ्लेवर चाहिए। ठीक है जी, मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं पहले एक ये जो एक हमारी क्रीम है इसको मैं इस बोल में निकालूंगी और साथ ही 1.5 टेबल स्पून हेज़लनट चॉकलेट डाल के इसको मैं बीटर की मदद से बीट करूंगी। ठीक है। और जब तक हम सवाल भी स्टार्ट करते हैं अच्छा डॉक्टर साहबा, देखें अमूमन अब जिस तरह के हमने कहा कि कम रमज़ान, अब रोज़े जाने वाले रमज़ान, और अब फिक्र होती है कि जी पूरा रमज़ान जो हमने ऑयली और फ्राइड चीज़ें खाई हैं और बेड़ा कर लिया अपने स्किन का, तो उसको ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि डाइट आपकी बहुत इम्प्रॉपर हो जाती है, नींद बहुत आपकी आउट हो जाती है, तो उसको हम कैसे बैलेंस करें? और फिर ख़ास तौर पे स्किन के हवाले से आप क्या कहेंगे, हेल्दी स्किन कैसे करें? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। अच्छा, रमज़ान में हमारे रोज़मर्रा के मामलात, इसके अलावा हमारे खाने पीने के आदात में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सहर और इफ्तार के दरमियान हमें कोई ऐसा रूटीन करना चाहिए जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहे। तो कोशिश करके हमें इफ्तार के बाद या सहरी से पहले हर 1 से 2 घंटों बाद पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा सहर और इफ्तार में हमें दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और फ्रूट्स, आजकल खरबूज और तरबूजे का सीज़न है, वो हमें ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा खजूर जो कि रमज़ान का एक ख़ास तोहफ़ा है, उसमें विटामिन A, B, C कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है जो कि हमारी जिल्द को बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरती करता है। सही, वो यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ कर। अच्छा जी, और साथ साथ हम जब बात करते हैं कुकिंग ऑयल की या फिर हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की, तो हमें यूज़ करना चाहिए डालडा का कुकिंग ऑयल या फिर डालडा का ऑलिव ऑयल। मुझे यहाँ पे रोस्ट करने हैं पीनट्स और थोड़े से आमंड्स, तो मैं एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जस्ट अ टीस्पून ऑफ डालडा ऑलिव ऑयल। डालडा का पॉमेज ऑलिव ऑयल है और ये फ्रेशली स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ऑलिव ऑयल हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये मैं आपको बताती चलूँ, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि डालडा का पॉमेज ऑलिव ऑयल जो है फ्रेशली स्पेन से इंपोर्ट किया जाता है और अपने हाई स्मोकिंग पॉइंट की वजह से इसमें आप फ्राइंग और कुकिंग इजीली कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो होता है डालडा का, वो आप सिर्फ सैलेड की ड्रेसिंग के लिए यूज़ कीजिए। अच्छा, शादिया है लाइव कॉलर हमारे साथ कराची से, उनको भी हम लेते हैं। ठीक है, सादिया अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर जो आई हैं आपके पास, डॉक्टर तानिया शेख, उनसे मेरा एक सवाल है जी। अब मेरे फेस पे बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, मैं वैक्स भी करवाऊं तो हर 15 डेज में ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है। मैं जानना चाहूंगी कि कोई उसके लिए कोई क्रीम या कोई प्रोसीजर जिससे ये खत्म हो जाए। ठीक है, कोई प्रोसीजर हो या कोई क्रीम या कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट। ठीक है सादिया, थैंक यू सो मच। सादिया लाइफ कॉलर हैं, वो कह रही है मेरे बहुत ज़्यादा हेयर हैं फेस पर और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कोई ऐसी क्रीम जिससे ये खत्म हो जाए? सबसे पहले तो हेयर ग्रोथ का जो मसला होता है, सबसे पहले इनको तो इनसे ये मालूम करना चाहिए इनको कोई हार्मोनल मसला तो नहीं है। शी शुड गो फॉर हार्मोनल टेस्ट। अगर तो इनके हार्मोनल टेस्ट ठीक हैं तो उसके बाद इनको लेज़र की तरफ जाना चाहिए। लेज़र में जो होता है कि जो इनकी ग्रोथ महीने वाली होती है, 2 महीनों में या 15 डेज में आ जाती है, लेज़र से उनकी वो ग्रोथ 1 महीने बाद हो जाएगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी थ्रेडिंग और वैक्स का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और लेज़र ही हेयर ग्रोथ की ट्रीटमेंट है। ठीक है, लेज़र पे जाना होगा अगर ज़्यादा है हेयर ग्रोथ तो। लेकिन ये कि इससे पहले आप ये कह रही हैं कि हार्मोनल जो है वो करवाना चाहिए कि इनको कोई हार्मोनल मसला। ठीक है, अंबर हमारे साथ हैं लाइव कॉलर लाहौर से, उनको भी हम लेते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अंबर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हैं, दोनों के ड्रेस बहुत प्यारे हैं। और क्या फरदा, मुझे ना आपसे ईद के लिए सूट का गिफ्ट चाहिए। अच्छा, एक सूट का गिफ्ट चाहिए, बिल्कुल जरूर। हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे डिजाइनर से। अब तो मैं अनाउंस भी कर दूंगी कि योर प्लीज अब तो आप गिफ्ट हैम्पर्स दे दीजिए हमारे, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें हमारी कॉलर्स। लेकिन अंबर को हम जरूर देंगे। अंबर अपनी डिटेल्स हमारी जो टीम है
उनको ज़रूर नोट डाउन करवा दीजिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे आप क्या सवाल करना चाहेंगे? पूछना चाहूंगी, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो उस वजह से कुछ बताते हैं। ओके, ठीक है। मेरा कहना है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसके लिए प्लीज़ कुछ बता दीजिए। ठीक है, ड्राइनेस के भी पहले तो हमें कॉज देखना पड़ेगी। कुछ लोगों की तो नेचुरली ड्राइनेस होती है, उसके लिए उनको एक डे नाइट का रूटीन बनाना पड़ेगा, मॉइस्चराइज स्किन को करना पड़ेगा। इसके अलावा आजकल बहुत सारे अच्छे सीरम आए हुए हैं, हाइलोनोरिक एसिड, विटामिन सी के सीरम, इनको डे नाइट का रूटीन, एक डे क्रीम मॉइस्चराइजर, और इनको सनब्लॉक भी ऐसा यूज़ करना होगा जो कि फॉर ड्राई स्किन के लिए होना चाहिए। एक अच्छी सी मॉइस्चराइजर डे एंड नाइट, एंड सनब्लॉक भी होना चाहिए इनका फॉर ड्राई स्किन। और एक कोई भी अच्छा सा सीरम ये ऐड कर लें, हाइलोनोरिक एसिड, जो कि हमारी स्किन को रिंकल्स दूर करता है। अच्छा, वैसे ये डाइट से भी होता है आपकी ड्राई स्किन? बिल्कुल, हमें स्किन को, जिन लोगों को बिल्कुल कम हैबिट होती है पानी पीने की, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो कोशिश करके दिन में 6 से 8 ग्लास पानी का इंटेक लेना चाहिए। ठीक है। दुनिया बोले रमजान स्पेशल का वक्त तमाम होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।